गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में सबसे पहले आप लोग देखिए बंगाल के गवर्नरों के बारे में। तो बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को प्लासी विजय के बाद 1757 ईस्वी में, और इस समय इनका कार्यकाल चला दोस्तों 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। और इसके बाद दोबारा दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया बक्सर विजय के बाद 1765 ईस्वी में, और इस समय इनका कार्यकाल चला 1765 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को प्लासी विजय के बाद 1757 ईस्वी में, और दूसरी बार लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया बक्सर विजय के बाद 1765 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की, अर्थात डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत की लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग जान लीजिए द्वैध शासन व्यवस्था या डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा द्वैध शासन प्रणाली में कि इसमें राजस्व, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, ये सभी मामले थे दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और शासन का संचालन या शासन चलाने की जिम्मेदारी होती थी दोस्तों बंगाल के नवाब के पास। इसी व्यवस्था को नाम दिया गया द्वैध शासन प्रणाली या डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, और ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो लॉर्ड क्लाइव से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की, और लॉर्ड क्लाइव ने ही 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। लॉर्ड क्लाइव के बाद बंगाल का अगला गवर्नर बनाया गया दोस्तों विंसीटाट को, और इनका कार्यकाल चला 1760 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक। और विंसीटाट के समय में हुआ दोस्तों बक्सर का युद्ध, और यह हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी विंसीटाट के बाद अगला गवर्नर बनाया गया बंगाल का वेरलस्ट को, और इन्हें बनाया गया 1767 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1769 तक। फिर वेरलस्ट के बाद दोस्तों बंगाल का अगला गवर्नर बनाया गया कार्टियार को, और इन्हें बनाया गया 1769 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1772 ईस्वी तक। और इनके समय की मुख्य बात थी दोस्तों कि कार्टियार के समय में बंगाल में अकाल पड़ा। तो ये तीनों लोग दोस्तों विंसीटाट, वेरलस्ट और कार्टियार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग यदि क्रम वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को, उसके बाद आए विंसीटाट, फिर दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को बना दिया गया 1765 में, और फिर 1767 तक उस समय क्लाइव का कार्यकाल चला, और फिर 1767 में बनाया गया वेरलस्ट को, और फिर वेरलस्ट के बाद आए दोस्तों कार्टियार 1769 ईस्वी में। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर आप लोग ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स को, जिन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1772 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला दोस्तों बंगाल के गवर्नर के रूप में 1772 से लेकर 1774 तक। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग को दोस्तों बंगाल का
गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग ये थे दोस्तों बंगाल के अंतिम गवर्नर। और इसके बाद आप लोग वेरिन हेस्टिंग में ध्यान रखिएगा कि इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था या द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिसे क्लाइव ने शुरू किया था बंगाल में। तो लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग ये दोस्तों बंगाल के गवर्नर बनाए गए 1772 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला बंगाल के गवर्नर के रूप में 1774 ईस्वी तक। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया 1774 ईस्वी में, और गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों इनका कार्यकाल चला 1785 ईस्वी तक। इतनी बात आप लोग वेरिन हेस्टिंग से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला दोस्तों 1774 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स के समय में हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वेरिन हेस्टिंग्स के ही समय में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना हुई। और वेरिन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ, और वेरिन हेस्टिंग्स इकलौते गवर्नर जनरल थे दोस्तों जिनके ऊपर महाभियोग या इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और वेरिन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में दोस्तों हुआ एंग्लो मराठा युद्ध 1776 ईस्वी में, और एंग्लो मराठा युद्ध चला 1776 से लेकर 1782 ईस्वी तक। और इन्हीं के कार्यकाल में हुआ दोस्तों एक और युद्ध जिसको कहा जाता है एंग्लो मैसूर युद्ध, और ये चला था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। तो वेरिन हेस्टिंग्स से आपको ध्यान में रखना है कि इन्हीं के समय में आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके द्वारा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और इन्हीं के समय में आया दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और वेरिन हेस्टिंग्स इकलौते गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। और वेरिन हेस्टिंग्स के समय में हुआ दोस्तों दो युद्ध। पहला हुआ एंग्लो मराठा युद्ध 1776 ईस्वी में, जो कि चला 1782 तक, और दूसरा युद्ध हुआ एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि हुआ 1780 में, और ये चला था 1784 ईस्वी तक। तो वेरिन हेस्टिंग्स से आप लोग इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। वेरिन हेस्टिंग्स के बाद दोस्तों बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया जॉन मैकफर्सन को, और इन्हें बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल 1785 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1 साल तक, अर्थात 1786 ईस्वी तक। और जॉन मैकफर्सन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बंगाल के इकलौते अस्थायी गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जॉन मैकफर्सन के बाद दोस्तों बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इनका कार्यकाल चला दोस्तों 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस में आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की 1790 ईस्वी में, और कॉर्नवालिस ने ही दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की 1793 ईस्वी में। और इसी में आपको ध्यान में रखना है कि सिविल सेवा का जनक ये कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है लॉर्ड
कॉर्नवालिस को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल चला बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक, और कॉर्नवालिस ने शुरू किया था जमींदारी व्यवस्था 1790 ईस्वी में, और इसने ही शुरुआत की थी स्थायी बंदोबस्त की 1793 ईस्वी में। और भारत में सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस के बाद दोस्तों बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया जॉन शोर को, और इन्हें बनाया गया 1793 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल, और इनका कार्यकाल चला 1798 ईस्वी तक। और जॉन शोर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके समय में ही आया था 1793 का चार्टर अधिनियम। जॉन शोर के बाद दोस्तों बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड वेलेस्ली को, और इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1798 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1805 ईस्वी तक। और लॉर्ड वेलेस्ली में आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडरी अलायंस का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, और 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो लॉर्ड वेलेस्ली में आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की, और 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और वेलेस्ली के बाद दोस्तों बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया जॉर्ज वार्लो को 1805 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक। और जॉर्ज वार्लो में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के समय में हुआ पहला सिपाही विद्रोह वेल्लोर में 1806 ईस्वी में। तो जॉर्ज वार्लो से आपको ध्यान में रखना है कि भारत में पहला सिपाही विद्रोह वेल्लोर में हुआ 1806 ईस्वी में जॉर्ज वार्लो के समय में। जॉर्ज वार्लो के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लॉर्ड मिंटो को, और लॉर्ड मिंटो को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1807 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला दोस्तों 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक। और लॉर्ड मिंटो में आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड मिंटो के ही कार्यकाल में हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में, और इस अमृतसर की संधि में हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकॉफ की। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो के ही कार्यकाल में हुई अमृतसर की संधि, जिस पे हस्ताक्षर हुए थे रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकॉफ के। लॉर्ड मिंटो के बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स को 1813 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1823 तक। और लॉर्ड हेस्टिंग्स में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके कार्यकाल में हुआ दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि हुआ था 1814 ईस्वी में, और ये आंग्ल नेपाल युद्ध चला था 1816 तक। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों एक संधि हुई जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसे कहा जाता है संगोली की संधि। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी संगोली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान। और लॉर्ड हेस्टिंग्स में आप लोगों को अगली बात ध्यान में रखनी है कि इनके कार्यकाल में दोस्तों मराठा शक्ति का अंत हो गया, और इन्हीं के कार्यकाल में पिंडारियों का भी दमन हुआ। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड एडम्स को 1823 ईस्वी में, और लॉर्ड एडम्स के समय में दोस्तों प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड एडम्स के बाद बंगाल का अगला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया लॉर्ड एमहर्स्ट को 1823 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक। और लॉर्ड एमहर्स्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनके समय में हुआ
आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में, और ये चला 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक। और इसी आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान दोस्तों बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ, और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ था दोस्तों यांडबू की संधि। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद आप लोग देखिए भारत के गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया 1829 ईस्वी में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, और ये भी काम हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में हुआ दोस्तों कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया 1828 ईस्वी में, और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से, और इन्होंने शिशु हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। फिर दोस्तों मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। ये काम हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया चार्ल्स मेटाकाफ को 1835 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक। और चार्ल्स मेटाकाफ के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने प्रेस नियंत्रण को समाप्त किया, और इसीलिए चार्ल्स मेटाकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और चार्ल्स मेटाकाफ के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया ऑकलैंड प्रथम को, और इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1836 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1836 से लेकर 1842 तक। और ऑकलैंड के कार्यकाल में ही हुआ दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 ईस्वी में, और पहला आंग्ल अफगान युद्ध ये चला था 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक। और फिर ऑकलैंड प्रथम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके ही समय में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण करवाया गया। ऑकलैंड प्रथम के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड एलिनबरो को 1842 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। और एलिनबरो में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि शुरू हुआ था ऑकलैंड प्रथम के समय में, ये समाप्त हो गया दोस्तों लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में। और फिर इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों 1843 ईस्वी में सिंध का भारत में विलय हो गया, और लॉर्ड एलिनबरो के ही कार्यकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और लॉर्ड एलिनबरो के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड हार्डिंग को 1844 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1844 से लेकर 1848 तक। और लॉर्ड हार्डिंग से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनके समय में हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और इसी आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दोस्तों हुई अंग्रेजों और सिखों के बीच में लाहौर की संधि। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली को समाप्त कर दिया गया।
लॉर्ड हार्डिंग के बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड डलहौजी को 1848 में, और इनका कार्यकाल चला 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ दोस्तों दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, जो कि हुआ था 1848 ईस्वी में, और ये चला था 1848 से लेकर 1849 तक। और डलहौजी के ही कार्यकाल में हुआ एक और युद्ध जो कि था दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध, और ये हुआ था 1852 ईस्वी में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से का जनक कहा जाता है। फिर इसी में आपको ध्यान में रखना है 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू हुआ, जो कि था शिक्षा संबंधी सुधार। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को। और भारतीय रेलवे में आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय रेलवे का जनक ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और भारत में पहली बार ट्रेन चली मुंबई से लेकर ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 को, और ये चली थी दोस्तों कुल 34 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद डलहौजी में आपको और महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखनी है कि 1854 ईस्वी में भारतीय डाक एक्ट पारित हुआ, और ये भी हुआ था लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में। और जब दोस्तों 1854 ईस्वी में भारतीय डाक एक्ट पारित हो गया, तो इसी समय जारी किया गया भारत का पहला डाक टिकट। और फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी से आपको इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर से ध्यान में रखना है। भारत के गवर्नर जनरल के बाद आप लोग देखिए भारत के वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग भारत में वायसराय बनाए गए 1856 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। और लॉर्ड कैनिंग में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन पहले वायसराय थे। और कैनिंग के ही कार्यकाल में हुआ दोस्तों 1857 का विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये भी हुआ था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट या अधिनियम, ये भी आया दोस्तों 1861 में लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ये आया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में। फिर दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये भी अधिनियमित हुआ दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में 1861 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया दोस्तों लॉर्ड एल्गिन को 1862 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक। और लॉर्ड एल्गिन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनके समय में हुआ वहाबी आंदोलन का दमन। लॉर्ड एल्गिन के बाद दोस्तों भारत का अगला वायसराय बनाया गया जॉन लॉरेंस को 1863 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1863 से लेकर 1869 ईस्वी तक। और जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ भूटान का युद्ध। और इसी में आपको ध्यान में रखना है कि अफगानिस्तान के संबंध में
अहस्तक्षेप नीति का पालन किया गया जॉन लॉरेंस के ही कार्यकाल में। और इसी में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जॉन लॉरेंस के ही कार्यकाल में अकाल आयोग का भी गठन किया गया और इनके ही समय में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत की गई 1865 ईस्वी में जॉन लॉरेंस के ही कार्यकाल में। जॉन लॉरेंस के बाद भारत के वायसराय बने लॉर्ड मेयो और ये बने दोस्तों भारत के वायसराय 1869 ईस्वी में और इनका कार्यकाल चला था 1869 से लेकर 1872 तक। और लॉर्ड मेयो में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत की पहली जनगणना की गई दोस्तों लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में 1872 ईस्वी में और भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गई पहली बार 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड नॉर्थब्रुक को 1872 ईस्वी में और इनका कार्यकाल चला 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं के समय में हुआ था पंजाब का कूका विद्रोह और स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई और ये भी काम हुआ था दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। और इन्हीं के कार्यकाल में भारत आए प्रिंस ऑफ वेल्स या इन्हीं को कहा जाता था किंग एडवर्ड 7। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में ही दोस्तों 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई अलीगढ़ में। नॉर्थब्रुक के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लॉर्ड लिटन को और इन्हें भारत का वायसराय बनाया गया 1876 ईस्वी में और इनका कार्यकाल चला था 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक। और लॉर्ड लिटन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था दोस्तों लॉर्ड लिटन के ही समय में। और फिर इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये पारित हुआ दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में दोस्तों भारतीय समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये पास हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के बाद दोस्तों भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड रिपन को और इन्हें बनाया गया 1880 में भारत का वायसराय और इनका कार्यकाल चला था 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। और लॉर्ड रिपन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया दोस्तों लॉर्ड रिपन ने, जिसे शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसे शुरू किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा और इसे समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन ने ही दोस्तों स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ये भी आया था लॉर्ड रिपन के ही समय में, जिसमें दोस्तों बाल श्रम पर रोक लगाई गई और शैक्षिक सुधारों से संबंधित विलियम हंटर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया और ये भी काम हुआ लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया
लॉर्ड डफरिन को 1884 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था दोस्तों 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक। और लॉर्ड डफरिन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, और लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध, और इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड लैंसडाउन को 1888 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक। और लॉर्ड लैंसडाउन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के ही समय में, और दूसरा कारखाना अधिनियम ये पारित हुआ लॉर्ड लैंसडाउन के ही समय में, जिसके अंतर्गत दोस्तों महिलाओं को 11 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करने दिया जाता था, और साप्ताहिक छुट्टी का भी प्रावधान था दूसरे कारखाना अधिनियम में। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को 1894 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1894 से लेकर 1899 तक। और इनके बारे में दोस्तों हम लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ये बनाए गए भारत के वायसराय 1894 में, और इनका कार्यकाल चला कुल 5 वर्ष तक। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद अगला वायसराय बनाया गया भारत का लॉर्ड कर्जन को 1899 में, और लॉर्ड कर्जन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये पारित किया गया दोस्तों 1904 में, और ये काम हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों लॉर्ड कर्जन के ही समय में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सिंचाई आयोग की स्थापना की गई दोस्तों लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे स्कॉट मॉनिक्रॉफ। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लॉर्ड कर्जन के ही समय में रेलवे आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे टी रॉबर्टसन। और इन्हीं के समय में ही पुलिस आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष हुए एंड्रयू फ्रेजर। और इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा लॉर्ड कर्जन से कि लॉर्ड कर्जन के ही समय में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे थॉमस रायले। लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, और इन्हें भारत का वायसराय बनाया गया 1905 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1905 से लेकर 1910 तक। और लॉर्ड मिंटो में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन्हीं के समय में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा। और इन्हीं के समय में ही 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और फिर इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई लॉर्ड मिंटो के ही कार्यकाल में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अधिनियम 1909 के द्वारा। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय से कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, जिसके अध्यक्ष बनी दोस्तों एनी बेसेंट। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, और इन्हें भारत का वायसराय बनाया गया 1910 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1910 से लेकर 1916 तक। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन्हीं के समय में लगा दिल्ली दरबार, जिसमें आए थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज
पंचम। और इस दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था और इसी दिल्ली दरबार में दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में। और फिर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड को 1916 ईस्वी में और इनका कार्यकाल चला था 1916 से लेकर 1921 तक। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और इसी रॉलेट एक्ट के चलते दोस्तों 13 अप्रैल 1916 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, जिसमें कांग्रेस के सभी दल और मुस्लिम लीग ये सभी लोग दोस्तों एक साथ हो गए थे। फिर 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई दोस्तों और ये भी हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। फिर 1917 ईस्वी में शिक्षा संबंधी सैंडलर आयोग का गठन किया गया और ये भी काम हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इसके बाद खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1920 में इन्हीं के कार्यकाल में। और सत्येंद्र सिन्हा को बिहार का पहला गवर्नर बनाया गया दोस्तों, जो कि किसी भी प्रांत के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड रीडिंग को 1921 में और इनका कार्यकाल चला 1921 से लेकर 1926 तक। और इनके समय में हुआ चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को। फिर लॉर्ड रीडिंग के ही समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा और स्वराज पार्टी की भी स्थापना की गई 1925 में लॉर्ड रीडिंग के ही समय में। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्वराज पार्टी का गठन किए थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी। फिर इसके बाद काकोरी रेलकांड जो कि किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा 1925 में, ये भी कांड हुआ था दोस्तों लॉर्ड रीडिंग के ही समय में। और मोपला विद्रोह, ये विद्रोह भी हुआ था लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में। लॉर्ड रीडिंग के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड इरविन को 1926 ईस्वी में और इनका कार्यकाल चला था दोस्तों 1926 से लेकर 1931 तक। और लॉर्ड इरविन में आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और फिर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में इरविन के ही कार्यकाल में। और 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
लॉर्ड इरविन के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड वेलिंगटन को 1931 में, और इनका कार्यकाल चला था 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक। और लॉर्ड वेलिंगटन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में, जिसमें आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। और इन्हीं के समय में 1932 में गांधी जी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। फिर इन्हीं के समय में 16 अगस्त 1932 को रमस्या मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों मुस्लिमों की तरह ही दलितों को भी अलग इलेक्टोरल देने का प्रावधान किया गया था, जिसका विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी जी। और इसके बाद उन्होंने पुणे में आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। फिर बाद में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हो गया, जिसे कहा जाता है पुणे समझौता या पुणे पैक्ट, जो कि हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो पुणे समझौता ये हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इन्हीं के कार्यकाल में हुआ दोस्तों तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड लिनलिथगो को 1936 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला था 1936 से लेकर 1944 ईस्वी तक। और लॉर्ड लिनलिथगो में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कराया गया था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के ही कार्यकाल में। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में। फिर इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई थी लिनलिथगो के ही कार्यकाल में। और 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। और अगस्त 1940 में आया दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, और 1942 में आया क्रिप्स मिशन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई लॉर्ड लिनलिथगो के ही कार्यकाल में। और 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के ही कार्यकाल में। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो के बाद दोस्तों भारत का अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड वेवेल को 1944 ईस्वी में, और इनका कार्यकाल चला 1944 से लेकर 1947 तक। और लॉर्ड वेवेल में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनके कार्यकाल में हुआ शिमला समझौता, जो कि हुआ था 1945 ईस्वी में। और इन्हीं के कार्यकाल में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में नारा दिया बांटो और भागो। और फिर इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन। फिर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ दोस्तों, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और ये भी काम हुआ दोस्तों लॉर्ड वेवेल के ही कार्यकाल में। लॉर्ड वेवेल के बाद भारत का अगला वायसराय बनाया गया दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 में, और इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1948 तक। और लॉर्ड माउंटबेटन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ, और ये काम हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। और लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय थे, और ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन से आपको ध्यान में रखना है कि इनके समय में
रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया, जिससे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और ये भारत के अंतिम वायसराय थे। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि भारत के गवर्नर बनाए गए 1948 में, और इनका कार्यकाल चला दोस्तों 2 वर्षों तक, 1950 तक। और राजगोपालाचारी में आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद दोस्तों 1950 में जब भारत का संविधान लागू हो गया तो भारत में गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।